आईडीओ से कल भी मेरे से कुछ पूछा गया था, 1-2 महीने पहले भी 1-2 ऑडियो हुए थे उसका, तब पूछा गया था। अब 4-5 हो गए हैं करीब। तो कल भी मुझे कुछ पत्रकार ने पूछा था, तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि उससे मेरा कोई संबंध है नहीं। हो सकता है, मैंने ऐसा सब ज़रूर बोला था कि हो सकता है एआई का ज़माना है तो कहीं से कुछ इस तरह का कोई हुआ होगा। तो आज मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब बगल में बैठे हुए थे। मैं पहले ही बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे, सर आए थे तो 2-3 मिनट ही उन्होंने अपना शुरू किया मीटिंग लेना। उसके बाद मुझसे बोले कि तुम तो एआई हो, जिंदा बैठे हो, और मेरे को हाथ लगाया तो मेरे से बोले कि आप जाइए यहाँ से उठ के। मैं उठ के चला आया बस। और इससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 14 दिसंबर 2024 में मेरा इधर ट्रांसफ़र हुआ था, और 15 दिसंबर का संडे था, मैंने 16 दिसंबर को इधर ज्वाइन किया। और 20 दिसंबर को मुझे जेएम फार्मा का एक चिट्ठी मिली कि आप इनका पेमेंट कर दें, और वो चिट्ठी मार्क होकर आई थी। कमिश्नर साहब थे उस समय, गुप्ता सर। तो मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने फिर सर मैंने उसकी जांच कराई वहाँ सामान की, तो जांच उसका था ही नहीं। मुझे संदिग्ध हो गया था बेसिकली कि पेमेंट होना 1,60,47,000 का। बिड 1,60,47,000 की थी। जब सामान चेक किया गया तो 4 लोग थे उसमें, 4-5 लोग हमने मीटिंग उसमें रखे थे समिति में। सामान चेक किया तो उसमें 30 लाख का सामान नहीं था। जब 30 लाख का सामान नहीं था तो जो सुबोध प्रकाश यादव हैं, वो एसएमओ स्टोर भी थे उस समय, उनके द्वारा परचेजिंग की गई थी। और जो एनयूएचएम देख रहे थे वो आरएन सिंह देख रहे थे, तो एनयूएचएम से आरएन सिंह की ही मद का वो पैसा था, उसी में ख़रीदारी हुई थी। तो वो और क्या कहते हैं उसमें जो है ये सुबोध प्रकाश, क्योंकि ये परचेजिंग में थे, ये सब इन्वॉल्व हो गए। और वहाँ पर एक एसएफओ हैं, पोस्ट हैं हमारे यहाँ, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, वो पीसीएस से बताती हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। इन लोगों ने उसको गलत तरीके से बिड को पास करा के, और उसका जो है ये सामान परचेजिंग हुई थी। फिर एसएफओ ने इसी बीच में हमको चिट्ठी भी लिख दी दिसंबर में ही, दिसंबर जनवरी के बीच में, कि आप इनके जो बिल हैं वो लगाइए, क्योंकि इनका सामान आ गया तो उसका बिल पेमेंट करना है। तो और थोड़ा सा संदिग्ध हो गया। धीरे धीरे उसकी जो शिकायत है वो हमने जब एक बार तो जांच करा ली, फिर डीएम साहब के पास पहुंच गई। तो जब डीएम साहब ने हमको चिट्ठी लिखी, एक 4 लाइन की चिट्ठी थी कि इसकी जो जांच करके आखिर है, तो हमने उसकी जांच कराई। तो उसमें बिड जो है, जो लोग उसमें सही मायने में क्वालिफाई होने चाहिए थे उनको नहीं हुआ। और एक सीबीआई चार्जशीट एक जेएम फार्मा श्री राजेश शुक्ला की है, उसको उसमें क्वालिफाई किया गया। इसका आईटीआर भी 2 साल का था, जो कि 3 साल का होना चाहिए था। इसका जो है सीबीआई चार्जशीट होने के बाद इसको जो है बिड इसको क्वालिफाई करा दिया गया। तो इससे वंदना सिंह भी थोड़ी सी संदिग्ध हो गई, सुबोध प्रकाश यादव भी संदिग्ध हो गए, आरएन सिंह भी संदिग्ध हो गए। अब हमको जब ये संदिग्ध हो गए तो जैसे ही इनका देखा, तो सुबोध यादव जो है क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी देखते थे, आपको सभी को मालूम है। जो डीएम साहब ने हमें चिट्ठी दी थी उसकी हमने 125 पेज की करीब जांच करी थी, उसमें बिड से लेकर आखिर तक। उसमें हुआ ये कि जब उन्होंने 30 लाख का सामान बाद में दिया, क्योंकि सुबोध प्रकाश ने संडे होते हुए भी उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया हमारी बिना मर्जी के। तो जब हमने उससे पूछा तो उसको जवाब नहीं दे पाया। एक्सटेंशन उसे मिल गया तो वो पार्टी हमसे लड़ने लगी कि मुझे एक्सटेंशन मिला, मुझे नहीं पता तुम्हारा ऑफिस है, मैं नहीं जानता, मुझे एक्सटेंशन मिल गया। अब 30 दिसंबर तक का उनको एक्सटेंशन हो गया जेएम फार्मा वाले को, जो सीबीआई चार्जशीट थी। तो उसने सामान के लिए हमको जोर भी दिया कि मेरा सामान लीजिए। तो हमने कहा जिसने ख़रीदा उससे बात कर लो। खैर धीरे से उसने खूब राड़ करी, झगड़ा करा, वहाँ फजियत करी, 2-3 दिन सामान भी खड़ा रहा। फिर वो सामान जो है ले लिया गया उनके थ्रू। लेने के बाद में फिर जब डीएम साहब ने चिट्ठी दी उसमें भी लिखा था। फिर एसएफओ ने फिर हमको 2-3 बार चिट्ठी लिखी कि आप इनके पेमेंट के लिए बिल लगाइए, इनका सामान आ गया, ये है वो है। इस तरह से संदिग्ध हो गई उसकी हालत। तो हमने क्या काम किया, डीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी कि साहब इनके साथ काम करना मुश्किल है, और हमें कोई जो दूसरा फाइनेंस का आदमी दे दिया जाए, कोई वित्त लेखा अधिकारी या कोई अपनी तरफ से नामित कर दिए ट्रेजरी से या दूसरे विभाग का, जिससे हम जो है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे था, मार्च तक हमको खर्चा करना होता है। और वो इस तरह की वो कर रही थी कि बार बार जब हम उससे बार बार कह रहे थे कि जो भी नोट शीट लग रही है, एक एफएमआर में एक नोट शीट है, उसी की नोट शीट बन रही है लेफ्ट साइड में, तो उसमें आप बता दीजिए क्या लैंग्वेज लिखनी है। वो उस लैंग्वेज को तो बताती नहीं थी, उस पर आधा पेज लिख डालती थी। 2 महीने तक उसको हमने समझाया, लेकिन वो इस चक्कर में थी कि जहाँ खर्चा होगा, फिर सीएमओ साहब की जो है इसमें जब खर्चा नहीं होगा तो सीएमओ साहब की जो है इसमें खिंचाई हो जाएगी, और जो जवाबदेही है वो सीएमओ की है, एसएफओ की है नहीं।
तो कुल मिला के वो हमको परेशान करने लगी। हमने डीएम साहब को चिट्ठी लिखी कि इनसे काम लेना बहुत मुश्किल है, इनकी जगह किसी को और को दे दीजिए। तो डीएम साहब ने कहा भाई ये था तो मेरी तरफ से तो नहीं है। और फिर हमने शासन को चिट्ठी लिखी उसके लिए। शासन में वो बेसिकली पेंशन निदेशक से यहाँ से होती है, तो हमने वहाँ चिट्ठी लिखी, उनसे जाके भी मिले। वहाँ पे 2 बार हमने चिट्ठी भी भेज दी, उनको बार बार संज्ञान में लाए कि ऐसे ऐसे बात है, इनसे काम लेना मुश्किल है, कहीं भी हमको जो है फाइनेंशियली फंस सकती है, इनकी जगह हमें कोई और दे दिया जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में क्या हुआ कि इनको आरएन सिंह को हमने वहाँ से हटाया, क्योंकि ये बार बार वहाँ जो उल्टे सीधे जितने भी डॉक्टर्स है और बाकी टीम उनको भगाए रहते थे और सैलरी उनकी निकालते रहते थे। डीएम साहब भी बार बार जाके वहीं चेक कर रहे थे, हम भी वहीं चेक कर रहे थे। जो भी गायब मिलता था हम उसकी अटेंडेंस, हम भी उसकी तनख्वाह काटते थे, बाधित कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही थी बराबर, जो डीएम साहब का निर्देश था हम वही कर रहे थे। लेकिन ये सब लोग इकट्ठे हो गए डीएम साहब के जो इन्होंने जाके कान भर दिए, उनको गुमराह कर दिया। गुमराह किया तो उसकी वजह से ये हुआ कि डीएम साहब हमसे दूसरे दिन ही हमारी डीएचएस थी जब सर आए थे। पहले दिन हमसे खूब ठीक ठाक थे, 2 दिन बाद ही डीएचएस थी। तो डीएचएस का ही माहौल थोड़ा सा इस तरह का रहा कि सर का थोड़ा अलग अलग सा ही था। सर को इन्होंने गलत तरीके से फीड किया और सर ने हमको जब से ही माहौल थोड़ा सा बढ़ता ही चला गया। उसके बाद अब हालत ये है कि बस कह नहीं सकते। और ये लोग सब इकट्ठे हो गए। लास्ट में अब ये जो यशोवर्धन सिंह है CHC चौबेपुर के इंचार्ज है, ये 15 साल से वहीं पे है। ये खुद तो जाते ही नहीं है वहाँ पर, जाते भी नहीं है, और जो स्टाफ है वो अपनी मर्ज़ी से आता है, मर्ज़ी से चला जाता है। 10 तारीख को वहाँ हमने जाके चेक किया तो 14 लोग एब्सेंट थे, जिनको हमने 1 घंटे इंतज़ार करा कि वो अगर हैं तो बुला लो। उनकी अटेंडेंस लगी हुई थी और कोई आया ही नहीं उनमें से, वो बेसिकली फ़र्जी अटेंडेंस लगी हुई थी। 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, तो उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया तो वो भी उन्होंने उल्टा सीधा बना के दिया है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर 15 को मैं इसीलिए गया कि मैं हड़का के आया था कि सब टाइम से आइए, टाइम से जाइए। 9:20 पे मैं गया, 8 बजे अस्पताल खुलता है। कुल 6 लोग 5-6 लोग उपस्थित थे, बाकी सब गायब थे। सबको 11 बजे आने का था। आपने जिन लोगों को जो है नियमित नहीं पाया, जिन पे कार्रवाइयाँ की, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करने का प्रयास किया। बिल्कुल 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 इसी तरह का षड्यंत्र है, और डीएम साहब को भी गुमराह करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। मेरे साथ जो इस तरह का बीच बीच में व्यवहार हुआ है, जो भी बार बार वो हुई हैं, मैं क्या बताऊँ। डीएम साहब तो मैं उनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि जहाँ CMO का काम है, हेल्थ तो डीएम के बिना चल ही नहीं सकती। सारी जितनी भी हमारी योजनाएं आती हैं सभी में डीएम साहब अध्यक्ष होते हैं, सभी में हम उनको ट्रांसपेरेंसी में लेके चलते हैं। जब भी वो जो काम देते हैं उसको करके ले जाते हैं, बराबर इन्फॉर्म करते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, सबसे हमारी अच्छी लाइनिंग है। सब जिसका जो कभी भी फ़ोन आता है, जब भी जिसका फ़ोन आता है, मैं अगर मीटिंग में होता फ़ोन नहीं अटेंड कर पाता तो मैं सर को बाद में फ़ोन करके पूछता हूँ, सर कि वो आपका फ़ोन आया था, कोई काम हो तो बताइए, और मैं उसको काम करके फिर उन्हें इन्फॉर्म भी करता हूँ। सभी मीडिया से हमारी किसी से भी कोई नाराज़गी नहीं, आप सभी जानते हो। सब मीडिया हम जिसका जब कभी कोई काम होता है, हॉस्पिटल का काम होता है, कहीं का कोई काम होता है, कोई भर्ती कराना होता है या कहीं कोई डॉक्टर को दिखाना होता है, हम उनका बराबर रेस्पॉन्स देते हैं। कोई हमें किसी से कोई शिकायत नहीं।